एडीपीओ के सिलेबस में एक एक्ट है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, जो हम आज करेंगे। ये 2013 का एक्ट है और इसकी इनैक्टमेंट डेट है 22 अप्रैल 2013। इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड व्हाट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन। तो क्या प्रोवाइड करना चाहता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहता है किसके अगेंस्ट? सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। वो भी कब? जब किसी औरत के साथ उसकी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उस चीज़ से प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। एक और चीज़ ये क्या चाहता है कि अगर कोई कंप्लेंट्स आती है सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसका रिड्रेसल करेगा ये एक्ट, एंड उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है किसी भी विमेन का, तो उसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना गया है। वो कौन सी फंडामेंटल राइट? जो आर्टिकल 14, 15 एंड 21 में गिवन है। 14 में उसकी फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, और आर्टिकल 21 में उसकी है राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, और है फिर राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, जिसमें राइट टू सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट भी इंक्लूडेड है। फिर ये बताया गया है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है एंड जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी, वो दोनों ही ह्यूमन राइट्स हैं जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि कौन सा कन्वेंशन? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, जो रैटिफाई करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 जून 1993 को। And whereas it is expedient to make provisions for giving effect to the said convention for protection of women against sexual harassment at workplace, तो इस कन्वेंशन को इफेक्ट देने के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो बेसिक हमने देख लिया कि इसका एम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ women against sexual harassment at workplace। फिर हम इसके चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। चैप्टर 1 इसका प्रिलिमिनरी है। इसमें टोटल 30 सेक्शंस हैं और 8 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 पे आते हैं हम, तो वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये पूरे ही इंडिया पे लागू है। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है, जो है 9 दिसंबर 2013। तो बस हमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड में इतना याद रखना है कि ये पूरे इंडिया में लागू है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 9/12/2013। डेफिनेशंस पे आते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है अग्रीड वुमन की। अग्रीड वुमन इस एक्ट में कौन होगी? अगर हम देखें इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, कोई ऐसी विमेन जो किसी भी एज की है, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या ना हो, जो अलेज करती है कि वो उसके साथ क्या हुआ है, एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? रिस्पोंडेंट के द्वारा हुआ है। तो ये याद रखना है कि ये जो अग्रीड वुमेन है, ये कोई भी एज की हो सकती है, एनी एज, और वो एम्प्लॉयड हो या ना हो, वो अग्रीड वुमेन हो सकती है अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है बाय रिस्पोंडेंट। दूसरी चीज़ है कि जब हम ड्वेलिंग प्लेस की बात करते हैं, पहले हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस की, अब हम बात करें ड्वेलिंग प्लेस की, मतलब हाउस की। तो इसमें कौन सी विमेन? ऐसी विमेन जो किसी भी एज की है, जो एम्प्लॉय करी गई है इस ड्वेलिंग हाउस में या ड्वेलिंग प्लेस में या हाउस में। तो ये कौन होते हैं? जो हमारे हाउस हेल्प होते हैं, वो लोग आ जाते हैं इसमें। तो ये हो गई अग्रीड विमेन जिसके भी साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है बाय द रिस्पोंडेंट। फिर आती है दूसरी डेफिनेशन, जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जब इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस की बात होती है, विच इज़ एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और होल्ली और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स दिए गए हैं, या वो जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, ओन्ड है या कंट्रोल्ड है, या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, एस्टैब्लिश्ड है या फंड्स दिए गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वर्क प्लेस एस्टैब्लिश्ड है, ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। अगर कोई ऐसी वर्क प्लेस है जो क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 1 में कवर नहीं हो रही है, तो वो प्लेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी।
क्यों? क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड, कंट्रोल्ड और फंड्स भी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मतलब वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है अगर, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी स्टेट गवर्नमेंट। फिर आती है तीसरी डेफिनेशन विच इज़ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मतलब चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का जो भी चेयरपर्सन होगा वो जो नॉमिनेट करा गया है सेक्शन 7 में, उसमें जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का चेयरपर्सन होगा उसे हम सिर्फ क्या कहेंगे? चेयरपर्सन कहेंगे इस एक्ट में। उसके बाद आता है डी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मतलब कोई भी ऑफिसर जो नोटिफाई करा गया है एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। फिर आती है डेफिनेशन ई, डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है? डोमेस्टिक वर्कर एक ऐसी वुमेन होती है जिसे एम्प्लॉय किया गया है। क्यों एम्प्लॉय किया गया है? टू डू द हाउस होल्ड वर्क। कहाँ पे उसको एम्प्लॉय करा गया है? किसी भी घर में किया गया होगा। क्यों करा गया है? ताकि वो काम करे घर का। हाउस होल्ड वर्क के लिए अगर एम्प्लॉय किया गया है तो वो होगी डोमेस्टिक वर्कर। आप उसको एम्प्लॉय कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हो। रेम्यूनरेशन चाहे आप कैश में दो या काइंड में दो, आइदर डायरेक्टली दो या कोई भी एजेंसी के थ्रू भी अगर आपने उसको एम्प्लॉय करा है तो भी वो कहलाएगी डोमेस्टिक वर्कर। चाहे आपने उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा हो या परमानेंट बेसिस पे रखा हो, पार्ट टाइम रखा हो या फुल टाइम रखा हो, वो होगी डोमेस्टिक वर्कर। लेकिन इसमें क्या नहीं इंक्लूडेड है? तो दिस डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। कि अगर किसी घर में किसी की माँ काम करती है तो क्या वो डोमेस्टिक वर्कर होगी? चाहे उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो, वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में ऑफेंस का चार्ज नहीं लगा पाएगी, वो आईपीसी में जाके चार्ज लगाएगी। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो इस एक्ट में भी चार्ज लगा सकता है अगर वो डोमेस्टिक वर्कर है तो। फिर आता है एफ, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क। कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है वो होगा एम्प्लॉय। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसको किसी वर्क के लिए आपने एम्प्लॉय किया है, अब वो हो सकता है रेगुलर, टेम्प्रेरी, एडहॉक या डेली वेज बेसिस पे हो सकता है। डायरेक्टली आपने उसे एम्प्लॉय किया है या एजेंट के थ्रू किया है तो वो भी चलेगा। इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, चाहे उसको रेम्यूनरेशन के लिए आपने एम्प्लॉय किया है या ना किया हो, वर्किंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस और अदरवाइज तो भी चलेगा। Whether the terms of employment are express or implied and includes a co-worker, contract worker, probationer, trainee, apprentice और called by any such name। तो ये बहुत ही वाइड डेफिनेशन है ताकि सारे एम्प्लॉयज़ जो चाहे एक दिन के लिए भी काम करने आते हैं कहीं पे, वो भी इस एक्ट का फ़ायदा उठा पाएँ अगर उनके साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो। इनफैक्ट इसमें को वर्कर्स को, कंट्रैक्ट वर्कर को, प्रोबेशनर, ट्रेनी, एप्रेंटाइज सबको ही इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये थी डेफिनेशन एफ, एम्प्लॉय। फिर आते हैं हम जी पे, विच इज़ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है? तो एम्प्लॉयर मीन्स इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पे अगर इसके रिलेशन में हम एम्प्लॉयर देखें तो वो कौन होता है? वो होता है एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी होता है, या फिर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन। ये इनमें से कोई भी जगह है, उनका जो भी हेड है उसे हम मानेंगे कि ये है हमारा एम्प्लॉय। और सच अदर ऑफिसर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी स्पेसिफाई करती है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि ये हमारा हेड है, ये हमारा एम्प्लॉयर है, तो उसे हम मानेंगे कि वो एम्प्लॉयर है। ये हो गया हमारा इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। फिर आता है ऐसी वर्क प्लेस जो सब क्लॉज 1 में इंक्लूडेड नहीं है। तो वहाँ पे एम्प्लॉयर कौन होगा? जो भी पर्सन, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। जो भी मैनेज कर रहा है उस वर्क प्लेस को, वो होगा एम्प्लॉयर। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पसेज ऑफ सब क्लॉज, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर क्या इंक्लूडेड है ये दिया गया है। तो इसमें वो पर्सन या बोर्ड या कमेटी जो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग इंक्लूडेड रहते हैं। क्या इंक्लूडेड रहता है? पर्सन और बोर्ड या कमेटी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन। फिर वही थर्ड चीज़ देखते हैं, इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1 and 2, द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज़, वो कौन होगा? एम्प्लॉयर माना जाएगा। अगर कोई भी पर्सन है जो इन दोनों, इसमें या इसमें काम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मैनेजमेंट वगैरह इसमें आ गया है वो पर्सन, और वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज़, तो वो भी माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयर है। फिर फोर्थ चीज़ है कि ड्वेलिंग प्लेस में आप एम्प्लॉयर किसको मानोगे? घर पे अगर कोई आप वर्कर रखते हो तो आप में से एम्प्लॉयर कौन होगा?
तो जो भी एम्प्लॉय कर रहा है या बेनिफिट ले रहा है उसका, कि हमारे घर में कोई हाउस हेल्प है, हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, अगर उससे खाना बनवा रहे हैं, उससे झाड़ू पोछा करवा रहे हैं और हम सबको बेनिफिट हो रहा है, तो हम सभी इसके क्या होंगे, एम्प्लॉयर होंगे। कितने भी हो सकते हैं ये देखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, टाइम पीरियड और टाइप ऑफ सच वर्कर एम्प्लॉयड, कितने भी हो सकते हैं। और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या काम करता है हमारे घर पे एम्प्लॉय, वो कोई भी काम करे, झाड़ू पोछा करे या हमारा घर मैनेज करे या कुछ भी करे, वो होगा डोमेस्टिक वर्कर। कोई भी एक्टिविटी होगी वो इंक्लूड हो जाएगी डोमेस्टिक वर्कर के काम में। फिर हम तो उसमें एम्प्लॉयर कौन होगा, जो भी उस घर में बेनिफिट लेते हैं या एम्प्लॉय करते हैं उस पर्सन को जो डोमेस्टिक वर्कर है। फिर आता है एच, इंटरनल कमेटी। इंटरनल कमेटी मतलब क्या होता है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूट होती है। आई इज लोकल कमेटी, जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी सेक्शन 6 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है। फिर आता है मेंबर। मेंबर मतलब मेंबर हमेशा किसका होगा, इंटरनल कमेटी का होगा या लोकल कमेटी का होगा, एज द केस में बी। एज द केस में भी हम सेक्शन 4 और 6 जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि एज द केस में भी का क्या मतलब है, इंटरनल कमेटी कब काम में आती है और लोकल कमेटी कब काम में आती है। तो मेंबर, जब भी कहीं मेंबर लिखा है तो जहाँ जो अप्लाई हो रहा है, इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी, उसका मेंबर माना जाएगा। प्रिस्क्राइब मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसको नॉमिनेट किस में किया जाता है, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में, वो हम देख लेंगे कि नॉमिनेशन कैसे होता है। फिर आता है एम, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट अग्रीव विमेन ने क्या करी है, कंप्लेंट करी है अंडर सेक्शन 9, वो पर्सन हो गया रिस्पोंडेंट। ये हो गई एम। फिर आते हैं हम एन, सेक्सुअल हरासमेंट पे। सेक्सुअल हरासमेंट में क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें है कि कोई भी अनवेलकम एक्ट्स या बिहेवियर, चाहे वो डायरेक्टली किए गए हैं या इम्प्लीकेशन के द्वारा किए गए हैं, अनवेलकम एक्ट्स या बिहेवियर, ये कीवर्ड्स हैं इसके, डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, जैसे कि क्या, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, या फिर अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, या फिर मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग pornography, या कोई भी और अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट, बस उसका क्या होना चाहिए, नेचर होना चाहिए सेक्सुअल, तो वो आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट में। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है ये वैसी ही है जैसे आईपीसी की 354A में दी गई है, तो वो भी अगर हम देखें तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट पूरी ही सेम है। तो ये था एन, सेक्सुअल हरासमेंट, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद आती है, ये अभी आरजेएस के मेंस में भी आया था, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर एडीपीओ एज वेल। फिर आते हैं हम दूसरी डेफिनेशन पे, विच इज़ ओ, वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस क्या होता है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली ही डेफिनेशंस हैं, बहुत ही कम चीज़ें इसमें याद रखने की है। जैसे वर्क प्लेस में क्या इंक्लूडेड होगा, कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट जो एस्टैब्लिश करी गई है, ओन करी गई है या कंट्रोल्ड है, होली या सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है बाय फंड, जो कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है या लोकल अथॉरिटी दे रही है या गवर्नमेंट कंपनी दे रही है या कॉरपोरेशन दे रही है या कोई कॉपरेटिव सोसाइटी दे रही है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट वाला जो वर्क प्लेस होता है ना, सरकारी कार्यालय, वो। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, भी हो सकता है वर्क प्लेस ऑफ कोर्स। तो कोई भी प्राइवेट वेंचर, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो कमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंटल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ सर्विसेज या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस सब कुछ इंक्लूडेड है। तो गवर्नमेंट प्लेस, वर्क प्लेस दो टाइप की हो गई, एक गवर्नमेंट की हो गई और एक हो गई प्राइवेट सेक्टर की। फिर उसके बाद आती है तीसरी टाइप की प्लेस, विच इज़ हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स, ये भी वर्क प्लेस है, ऑब्वियस सी बात है। फिर है फोर्थ, कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। अब स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कीवर्ड याद रख लो, उसके साथ साथ उसके सिमिलर टर्म्स ही हैं, जैसे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंपटीशन या गेम वेन्यू, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या ना हो, वो यूज़ करे जा रहे हैं किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ जो उससे रिलेटेड होती है। तो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हो गया हमारा चौथा। फिर है फिफ्थ, कोई भी प्लेस जो एम्प्लॉय विजिट करता है, क्यों, क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट डिमांड करता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो कोई भी प्लेस जो एम्प्लॉय विजिट कर रहा है वो भी इंक्लूडेड है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है कि अगर वो कार में बैठा है कंपनी की और वो कहीं जा रहा है कंपनी के काम से और उस जर्नी में अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो भी वो इस एक्ट का फ़ायदा उठा सकती है। फिर सिक्स्थ आ गई जगह, ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, ऑफकोर्स
फिर आते हैं हम दूसरी डेफिनेशन पे, विच इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पी में क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्क प्लेस से रिलेशन रखते हुए अगर हम देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो ओन करी गई है, किसके द्वारा? इंडिविजुअल्स के द्वारा या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के द्वारा। और उनका काम क्या है? वो लोग किस चीज़ में एंगेज्ड हैं? प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स या फिर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। वो ये पूरा क्या होगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या देख रहे हैं हम? एंटरप्राइज है एक, जिसे कौन ओन कर रहा है? इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। उनका काम क्या है? प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड। एंड जहाँ पे भी ये एंटरप्राइज वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है, वहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? लेस देन 10। ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है MCQ पर्पजेस के लिए ADPO में। तो जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको अनऑर्गेनाइज हम कब मानेंगे? जब उसमें 10 लोगों से कम वर्कर्स हैं, लेस देन 10। ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 3 पे, विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में क्या है? सिंपल सी बात, पहले तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी विमेन सब्जेक्ट नहीं करी जाएगी टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। बस ये कह दिया कि मत करना सेक्सुअल हरासमेंट। दूसरे इसमें क्या कहते हैं? द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर्स और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कनेक्टेड विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। इसमें ये बता दिया कि वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, लेकिन हम आपको कुछ सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि ये हैं सेक्सुअल हरासमेंट के तरीके। तो इसमें क्या बताया है? सबसे पहले बताया इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस। किस चीज़ की प्रॉमिस? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की प्रॉमिस इन हर एम्प्लॉयमेंट। ये क्या हो गई? ये है सेक्सुअल हरासमेंट। कोई एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉई को बोलता है कि तुम मेरा अगर तुम मुझे ये काम करके दोगी, मतलब एनी सेक्सुअल फेवर्स वो मांगता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें प्रमोशन कर दूंगा तुम्हारा। दिस इज प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। किसके बदले में दे रहे हो आप? सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हो बंदी के साथ और उसको बोल रहे हो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दूंगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहता है ये एक्ट। फिर है कि अगर आपने, ये तो आपकी पहले तो थी प्रॉमिस, अब आप क्या कर रहे हो? इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट दे रहे हो। किस चीज़ का थ्रेट? कि अगर तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुम मेरे साथ यहाँ नहीं चली, तो मैं डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट दूंगा तुम्हें तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट में। मतलब तुम्हें ज़्यादा काम करवाऊंगा, तुमसे ओवर टाइम करवाऊंगा, तुम्हारी सैलरी नहीं दूंगा। अगर ये वाला थ्रेट देते हो आप, तो भी उसे सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड करा गया है। फिर है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट अ प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। प्रेजेंट और फ्यूचर कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, इस चीज़ का थ्रेट दे दिया आपने सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, तो उसको हम मानेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब सेक्सुअल फेवर्स के बदले आपने बोला कि सिंस यू आर नॉट गिविंग मी सेक्सुअल फेवर्स, मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट से निकाल रहा हूँ, सो दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट। फिर आता है कि अगर कोई बंदी काम कर रही है, अपना काम अच्छे से कर रही है, वहाँ पे आप इंटरफेयर कर रहे हो उसके साथ, तो ये है सेक्सुअल हरासमेंट। कैसे कर रहे हो आप? क्रिएट कर रहे हो एक इंटिमिडेटिंग या ऑफेंसिव या हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, उसको हर जगह शाय फील करना पड़ रहा है, आपकी वजह से एम्बैरसमेंट हो रहा है उसे, तो ये है सेक्सुअल हरासमेंट। फिर है ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो जो उसकी हेल्थ और सेफ्टी को अफेक्ट करेगी, मेंटल हेल्थ भी इंक्लूडेड है इसमें, तो वो होगा सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये 5 इंसिडेंट्स बता दिए कि सेक्सुअल हरासमेंट कब माना जाएगा। तो पहला हमने देख लिया कि प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, दूसरा हो गया डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट की धमकी देना। फिर हम धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर या प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेंज हो जाएगा, तुम्हें निकाल देंगे नौकरी से। फिर आप क्या कर रहे हो? उसके वर्क में इंटरफेयर कर रहे हो या इंटिमिडेट या ऑफेंसिव या हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो उसके लिए। और फिफ्थ है कि ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट जो उसकी हेल्थ और सेफ्टी को अफेक्ट करता है। ये सारे ही एक्ट्स क्या हैं? सेक्सुअल हरासमेंट के हैं और ये सेक्शन 3 में दिया गया है। फिर आते हैं हम चैप्टर 2 पे, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। चैप्टर 2 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 4, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन किसका दिया है? इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि हर एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस जो भी है, वो क्या करेगा? बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो जॉब किसको दे दी? एम्प्लॉयर को दे दी कि तुम क्या करोगे? कॉन्स्टिट्यूट करोगे एक कमेटी, जिसको हम कहेंगे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or subdivisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative units. मतलब अगर मेरा ऑफिस एक से ज़्यादा जगह पे है, तो सारे ही ऑफिसेस में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सारी ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में मुझे एक कमेटी बनानी पड़ेगी। फिर हम आते हैं इसके सबसेक्शन 2 में, जो क्या कहता है कि कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे। इंटरनल कमेटी में मेंबर्स कौन होंगे? जो एम्प्लॉयर नॉमिनेट कर रहा है वो किन मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा? तो सबसे पहला एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा ही एक औरत होगी। हमेशा क्यों बोला मैंने, क्योंकि शैल लिखा है, ऑप्शनल नहीं है ये, हमेशा ही वो औरत होगी। और वो औरत कौन होगी, जो एम्प्लॉयड है उनके टीम में एट अ सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ में से एक जो सीनियर लेवल पे एम्प्लॉयड औरत होगी उसे हम बनाएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रोवाइडेड दैट कि अगर कहीं कोई भी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ में कोई भी सीनियर लेवल विमेन अवेलेबल नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ से लाया जाएगा, उसे नॉमिनेट किया जाएगा अदर ऑफिसेज या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस, जो सबसेक्शन 1 में, मतलब यहाँ पे हमने जो बात करी थी ना कि दूसरे लेवल पे है कोई ऑफिस, वहाँ से हम लेके आएंगे सीनियर लेवल एम्प्लॉय जो होगी एक विमेन, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमें विमेन ही चाहिए क्योंकि ये विमेन के लिए ही एक्ट बनाया गया है। Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a, वहाँ पे भी अगर औरत नहीं है, do not have a senior level women employee, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ से आप लाओगे, आप लाओगे फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर सेम है, उसकी वर्क प्लेस कोई और है, मेरे 2 बिजनेस है, उसमें से जो दूसरा बिजनेस है वहाँ से मैं औरत लेके आऊँगी, या अगर मेरा कोई दूसरा डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से मैं लेके आऊँगी वुमेन, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुमेन ही होगी हमेशा। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया, उसके बाद हमें मेंबर्स चाहिए, तो उसमें से 2 मेंबर्स हमें कैसे चाहिए, फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज़ जिनके पास क्या है, नॉलेज है या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है सोशल वर्क में, और वो कमिटेड हैं, किस में कमिटेड है, टू द कॉज ऑफ विमेन, टू द कॉज ऑफ विमेन वो कमिटेड हैं। या तो ये ले लो, या तो आप ऐसा ले लो जिनका एक्सपीरियंस है सोशल वर्क में, या फिर जो उनके पास लीगल नॉलेज है, ये होंगे 2 मेंबर्स। फिर है तीसरी बात, एक मेंबर हमें कैसा चाहिए, जो एनजीओ का है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का एक मेंबर जो क्या है, एनजीओ भी कैसा होना चाहिए, कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो फेमिलियर है विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये हो गया एक मेंबर। तो टोटल इसमें मेंबर्स कितने हुए, टोटल इसमें हुए 4 मेंबर्स, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 ऐसे लोग जिनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और तीसरा एक मेंबर जो एनजीओ का है। फिर हम आते हैं इसके प्रोवाइज़ो पे। प्रोवाइज़ो इसका क्या कहता है कि आपने जितने भी लोग लिए हैं ना अभी, एटलीस्ट 1/2 उसमें से क्या होनी चाहिए, टोटल मेंबर्स में से 1/2 जो हैं, जो भी नॉमिनेट करता है एम्प्लॉयर, वो विमेन होनी चाहिए। तो अगर 4 मेंबर्स ही हैं तो आप उसमें क्या करोगे, 2 तो औरतें होना ज़रूरी है ही। अब इसमें 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपको मिनिमम दिया है, नॉट लेस देन दिया है भाई हर जगह, बस प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक होगा, बाकी हर जगह क्या दिया है, नॉट लेस देन, मतलब नॉट लेस देन वैसे तो सिर्फ बी में दिया है, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए 4 मेंबर्स मिनिमम तो हैं ही, उसके बाद कितने भी मेंबर्स हो उसमें 1/2 अगर हम गिने 50% जनता होनी चाहिए विमेन। फिर थर्ड पॉइंट इसका, थर्ड सबसेक्शन क्या कहता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी है वो ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट एक्सीडिंग याद रखना, 3 ईयर्स तो याद रह जाता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर्स इनकी लिमिट है। कब से गिनेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन ऑब्वियसली। उसके बाद है कि अब ये जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए, क्या इन्हें क्या दिया जाएगा, इन्हें ऐसी फीस और अलाउंस दी जाएगी जो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो प्रिस्क्राइब करी गई है उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयर इनको फीस और अलाउंसेस देगा। 5th सबसेक्शन इसका क्या कहता है, जहाँ पे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या कोई भी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी कॉन्ट्रवीन करता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या है वो हम बाद में देखेंगे जब सेक्शन 16 आएगा, पर अभी अब ये देख लेते हैं उसने क्या किया है, कॉन्ट्रवीन किया है सेक्शन 16, या फिर उसके साथ क्या हुआ है, वो कन्विक्ट हो गया है। कन्विक्ट कैसे ऑफेंस के लिए हुआ है, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस है, या फिर इंक्वायरी भी हो रही है, इंक्वायरी भी होती है अगर उसके अगेंस्ट किसी भी ऑफेंस की, तो भी मतलब पेंडिंग, इंक्वायरी हो रही है मतलब केस पेंडिंग है तो भी इसको गिना है इसमें। या फिर क्या किया है कि उस पर्सन को गिल्टी माना गया है किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट पेंडिंग है तो भी, या फिर उसने क्या किया है, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है। क्या हो रहा है अब इससे, उसकी पोजीशन से फ़ायदा उसने उठाया, तो क्या अब ये कह रहे हैं कि अब उसका ना इस ऑफिस में अगर उसने काम कर लिया तो दैट वुड बी प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का या इस मेंबर का क्या करना है जिसने ये चीज़ें की है, तो इसके साथ क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे कमेटी से, एंड जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको फ्रेश नॉमिनेशन से हम पूरी करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस सेक्शन में हमने क्या क्या देखा, सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, सबसे पहले हमने ये बोल दिया कि एम्प्लॉयर जो है वो नॉमिनेट करेगा किसी भी पर्सन को
इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का मेंबर बनने के लिए, प्रोवाइडेड दैट कि अगर उस एम्प्लॉयर की एक से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं या ऑफिसेज हैं तो सारी ही यूनिट्स में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरा सबसेक्शन इसका ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो कितने मेंबर्स को एम्प्लॉय करेगा, कमेटी में लेगा, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ में से ही और 1% एनजीओ से, टोटल मिनिमम 4 लोग होंगे जिसमें से 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वुमेन होनी चाहिए। फिर थर्ड चीज़ ये है कि इनकी टर्म बता दी कि ये 3 साल तक के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर कोई मेंबर अपॉइंट किया गया है तो उसके फीस और अलाउंसेस वो होंगे जो प्रिस्क्राइब्ड हैं। फिफ्थ ये बताया कि जहाँ पे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी सेक्शन 16 का उल्लंघन करता है या फिर किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया है या उसके अगेंस्ट इंक्वायरी, किसी भी ऑफेंस की इंक्वायरी पेंडिंग है या फिर उसने कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में वो गिल्टी पाया गया है या उसके अगेंस्ट पेंडिंग है कोई भी प्रोसीडिंग, या फिर उसने अपनी पोजीशन का अब्यूज़ किया है कि अब हम उसे अगर रखेंगे काम में तो उस पब्लिक इंटरेस्ट प्रेजुडाइज होगा, तो इस केस में उसका रिमूवल हो जाएगा और फ्रेश नॉमिनेशन होगा बाय द एम्प्लॉयर। चैप्टर 3 है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। सेक्शन 5 है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो हमने देख लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, वो क्या करेगी, डीएम को नोटिफाई करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिफाई करेगी या एडीएम को नोटिफाई करेगी या कलेक्टर को नोटिफाई करेगी या डेप्यूटी कलेक्टर को नोटिफाई करेगी। इन लोग को क्या नोटिफाई करेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। मतलब इनको क्या करेगी, बोलेगी कि आज से तुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ताकि आप क्या कर सको, एक्सरसाइज करो पावर्स या फंक्शंस डिस्चार्ज करो इस एक्ट में जो आपको दिए जाते हैं। तो ये कौन कर रहा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रहा है। ये है सेक्शन 5। सेक्शन 6 है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। अब सेक्शन 6 में बताया गया है कि हर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, लोकल कमेटी क्या होती है, लोकल कमेटी मतलब ऐसी कमेटी जो किसी ऐसी वर्क प्लेस पे बनाई जाती है जिस वर्क प्लेस में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। अब वो इंटरनल कमेटी तो नहीं बना सकती क्योंकि उनके इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोकल कमेटी बनाई जाती है। तो इसी सिलसिले में हम इसलिए क्या करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है ना वो बनाता है लोकल कमेटी, वो बनाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम वो क्या करेगी कमेटी। अब कमेटी को आप कंप्लेंट कर सकते हो सेक्सुअल हरासमेंट की, कंप्लेंट सुनेगी कमेटी। कब करेगी, अब ये दे दिया है तो वो ये जहाँ पे भी इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है वहाँ पे, क्यों कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लेस देन 10 वर्कर्स है, मतलब वो जगह क्या हुई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुई, तो वहाँ पे उनके पास इंटरनल कमेटी नहीं है, लेस देन 10 वर्कर्स हैं, तो अब आप लोकल कमेटी को कंप्लेंट करेगी वहाँ की लड़कियों को अगर कोई दिक्कत होती है तो। और एक और केस है जहाँ पे लोकल कमेटी को कंप्लेंट जाएगी इंटरनल कमेटी के होते हुए, वो कब, जब कंप्लेंट किसके अगेंस्ट है, एम्प्लॉयर हिमसेल्फ के अगेंस्ट है, तब भी इंटरनल कमेटी का कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि एम्प्लॉयर के अगेंस्ट तो कोई बोलने से रहा नहीं, तो उसको जॉब से निकालने का डर है। तो इस केस में प्रोटेक्शन देने के लिए आप कंप्लेंट कहाँ करेंगे, लोकल कमेटी को, ना कि इंटरनल कमेटी को। ठीक है, तो लेस देन 10 वर्कर्स है वहाँ, और जहाँ पे एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है वहाँ पे कंप्लेंट जाएगी लोकल कमेटी को। फिर हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर हर ब्लॉक, तालुका, तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरिया एंड वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरिया। इसमें क्या करेंगे, एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा। ये जो नोडल ऑफिसर है ये क्या करेगा, हर ब्लॉक, और इसमें आपने कर तो दिया, ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, कंप्लेंट्स लेगा, कंप्लेंट सुनेगा और उनको फॉरवर्ड करेगा, किसको, लोकल कमेटी को फॉरवर्ड करेगा। कितने दिन में, 7 डेज़ के अंदर उसे फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी ये कंप्लेंट्स। थर्ड चीज़ है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकल कमेटी शैल एक्सटेंड टू द एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है। ठीक है, तो एक्सटेंशन कितना है, ज्यूरिसडिक्शन कितना होगा, डिस्ट्रिक्ट में ही होगा इसका लोकल कमेटी का। ठीक है, तो हर गाँव में क्या होता है, लोकल कमेटी तो होती नहीं है तो वहाँ पे ब्लॉक, तालुका और तहसील में एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा, जो कंप्लेंट्स वगैरह सुन लेगा। अर्बन एरिया में भी वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी में एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट कर दिया जाता है जो कंप्लेंट सुन लेगा एंड फिर फॉरवर्ड कर देगा लोकल कमेटी को 7 दिन के अंदर। 7th सेक्शन क्या कहता है, कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल कमेटी। अब ये जो लोकल कमेटी है इसमें मेंबर्स अब कौन नॉमिनेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेट करेगा। ठीक है, इसमें कौन मेंबर्स होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला एक होगा चेयरपर्सन। चेयरपर्सन होगा कौन, वो नॉमिनेट किया जाएगा फ्रॉम अमंग्स द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन।
ठीक है। जो औरत सोशल वर्क करती है एंड कॉज ऑफ वुमेन से कमिटेड है, औरतों के लिए ही काम करती है, उनमें से कोई भी एमिनेंट वुमेन को क्या बना दिया जाएगा, चेयरपर्सन बना दिया जाएगा लोकल कमेटी का। कौन नॉमिनेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। फिर चेयरपर्सन हो गया, फिर मेंबर चाहिए अपने को, तो 1 मेंबर कहाँ से लाएंगे, कोई भी ऐसी वुमेन जो नॉमिनेट कहाँ से हम कर रहे हैं, जो भी काम कर रही है ना ब्लॉक, तालुका, तहसील में या वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी में, उसको हम नॉमिनेट करेंगे एज अ मेंबर। फिर 2 मेंबर्स और चाहिए हमें, उसमें से एटलीस्ट एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होना चाहिए। उसको नॉमिनेट कहाँ से कर रहे हैं हम, एनजीओ से या एसोसिएशन से जो कमिटेड है टू द कॉज ऑफ वुमेन्स को जो कमिटेड है। या फिर आप क्या करो, एक ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय कर दो जो फेमिलियर है विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट विच मे बी प्रिस्क्राइब। तो इसमें 2 मेंबर्स हमने एनजीओ से लिए, जिसमें से एटलीस्ट एक होना चाहिए औरत, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनीज शुड प्रेफरेबली हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज। अब ये जो आप मेंबर ले रहे हो ना, उनको लॉ या लीगल नॉलेज का कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो उन्होंने एलएलबी किया हो या उनको कोई और नॉलेज हो लॉ की। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनीज, अब ये जो इतने मेंबर्स हैं, ये जो 2 मेंबर्स हैं, उसमें से एक औरत ऐसी होनी चाहिए जो शेड्यूल्ड कास्ट की है या शेड्यूल्ड ट्राइब की है या अदर बैकवर्ड क्लास की है या माइनॉरिटी की है। जो भी ये जो कमिटीज़ है ना, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये कौन होंगी, ये वो होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है कि ये कमेटी में ये मेंबर्स आते हैं, ये लोग आते हैं, तो उसमें से नॉमिनेट करी जाएगी कोई भी वुमेन। फिर डी क्या है, द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, उसको हम मान लेंगे मेंबर एक्स ऑफिशियो। किसको, ऐसा ऑफिसर जो सोशल वेलफेयर पे काम कर रहा है या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम कर रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उस कंसर्न ऑफिसर को एक्स ऑफिशियो मेंबर माना गया है। तो लोकल कमेटी में कितने मेंबर्स हुए, 5 मेंबर्स हुए, उन 5 में से एक मेंबर क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है। फिर आते हैं सबसेक्शन 2 पे, द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, ठीक है, इसमें भी 3 years है, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। थर्ड सबसेक्शन क्या कहता है, वेयर द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी, ये सेम उसके जैसा इंटरनल कमिटीज़ वाले सेक्शन जैसा, उसने क्या किया है, कॉन्ट्रावीन किया है सेक्शन 16, या फिर वो कन्विक्ट हो गया है, या फिर उसके अगेंस्ट क्या पेंडिंग है, इंक्वायरी पेंडिंग है किसी भी ऑफेंस में तब, या फिर वो गिल्टी है किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में या उसके अगेंस्ट पेंडिंग है कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तब, या फिर उसने अपनी पोजीशन का अब्यूज़ किया है, तो इसको क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे फ्रॉम द कमिटी। एंड जो वैकेंसी होगी उसको कौन फुलफिल करेगा, फ्रेश नॉमिनेशन से फुलफिल किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। फोर्थ चीज़ क्या है, द चेयरपर्सन और द मेंबर्स ऑफ द लोकल कमिटी अदर देन द मेंबर्स नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज बी एंड डी। क्लॉज बी एंड डी क्या थे, क्लॉज बी में था कि एक का हम ले रहे हैं ब्लॉक, तालुका, तहसील बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी से, और डी क्या है कि कंसर्न ऑफिसर, वो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात है, उसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि इनको छोड़ के जो है ना मेंबर्स, उनको क्या मिलेगी, शैल बी इंटाइटल्ड टू सच फीस और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकल कमेटी। अब इन दोनों को क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नोडल ऑफिसर है बी में, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ब्लॉक, तालुका, तहसील, तो वहाँ से इन्हें पैसे मिल ही रहे हैं। और उसके बाद जो डी है, कंसर्न ऑफिसर, जो सोशल वेलफेयर में ऑलरेडी काम कर रहा है और वो तो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो उसको भी वहाँ से पैसे मिल ही रहे हैं, इसलिए उनको पैसा नहीं मिलेगा, उसको अलावा सबको फीस एंड अलाउंसेस दी जाएगी। ये हुआ सेक्शन 7। फिर आते हैं सेक्शन 8 पे, ग्रांट्स एंड ऑडिट। First, the central government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to the state government grants of such sum of money as the central government may think fit for being utilized for the payment of fees or allowances referred to in subsection 4 of section 7. तो इसमें सिंपल सी बात ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे देगी, किसको पैसे देगी, स्टेट गवर्नमेंट को देगी। क्यों देगी, ताकि वो फीस एंड अलाउंसेस दे पाए उन लोगों को जिनको इसको देनी है सेक्शन 7 के सबसेक्शन 4 में। और ये कब, क्या अप्रोप्रिएशन कौन करेगा इन पैसों का, तो वो करेगी पार्लियामेंट, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे सबसेक्शन पे, ग्रांट्स एंड ऑडिट के, वो क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी एंड क्या करेगी, फंड्स इसको दे देगी, जो भी ग्रांट्स आती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो एजेंसी को दे देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है एजेंसी को। द एजेंसी शैल पे टू द डीओ, अब ये एजेंसी किसको दे रही है, ये डीओ को दे रही है। द एजेंसी शैल पे टू द डीओ such sums as may be required for the payment of fees and allowances, जो सेक्शन 7 के सबसेक्शन 4 में है। The accounts of the agency referred to in subsection 2 shall be maintained and audited, ठीक है। तो ये जो इसका ग्रांट्स एंड ऑडिट नाम रखा है, ऑडिट कौन कर रहा है, अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है,
तो इसमें एजेंसी का जो भी अकाउंट होता है ना, उसके लिए इसमें लिख दिया है कि मैनर एज में इन कंसल्टेशन विद द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट जो भी होगा वो जैसा भी मैनर बताता है वैसा रखा जाएगा। एंड द पर्सन होल्डिंग द कस्टडी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी, वो क्या करेगा, फर्निश करेगा स्टेट गवर्नमेंट को बिफोर सच डेट। क्या फर्निश करेगा, ऑडिटेड कॉपी ऑफ अकाउंट्स। कौन फर्निश कर रहा है ये, जिसके पास भी कस्टडी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑडिटेड कॉपी ऑफ अकाउंट्स देगा और उसके साथ साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट देगा। किसको दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस सेक्शन 8 में इतना ही था। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 इज कंप्लेंट। इसमें क्या है, सेक्शन 9 कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्शन 9 भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। सेक्शन 9 क्या कहता है, फर्स्ट एनी अग्रीव वुमेन मे मेक इन राइटिंग। सबसे पहली रिक्वायरमेंट बता दी, राइटिंग में होनी चाहिए कंप्लेंट। अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस टू द इंटरनल कमिटी इफ सो कॉन्स्टिट्यूटेड। और अगर इंटरनल कमिटी नहीं है तो कंप्लेंट किसको करेगी वुमेन, लोकल कमिटी को करेगी इन केस इट इज़ नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड। कब तक कर सकती है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहाँ से गिन रहे हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। एंड इन केस ऑफ अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट। ठीक है, तो जब से आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है आप उसके 3 महीने में कंप्लेंट करोगे। किसको करोगे कंप्लेंट, इंटरनल कमेटी को करोगे। अगर इंटरनल कमेटी है आपके ऑफिस में, इंटरनल कमेटी नहीं है तो आप करोगे लोकल कमेटी को। ये करनी है आपको कंप्लेंट 3 महीने में। अगर आपके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए सेक्सुअल हरासमेंट के तो 3 महीने चालू कब होंगे, जब लास्ट इंसिडेंट हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का। ठीक है, और कंप्लेंट हमेशा राइटिंग में होगी। ये सब एसेंशियल्स हैं सेक्शन 9 के। फिर है प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में नहीं करी जा सकती तो क्या होगा, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी और द चेयरपर्सन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर या कोई भी मेंबर या फिर चेयरपर्सन या कोई भी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी एज द केस में भी, वो लोग क्या करेंगे, असिस्टेंस दे देंगे इस औरत को कि तुम कंप्लेंट राइटिंग में कर दो, मैं लिख देता हूँ कंप्लेंट। ये असिस्टेंस दे दिया वुमेन को। Provided further that the internal committee or as the case may be the local committee may for reasons to be recorded in writing। इंटरनल कमेटी चाहे तो या लोकल कमेटी भी अगर चाहती है तो वो क्या कर सकते हैं, टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 महीने की जो टाइम लिमिट है उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 3 महीने से, अगर वो सेटिस्फाइड है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इस औरत को प्रिवेंट किया जा रहा था फ्रॉम फाइलिंग अ कंप्लेंट विद इन द सेट पीरियड। तो कंप्लेंट फाइल करने की टाइम लिमिट अब कितनी हो गई, 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स 6 मंथ्स हो गई है कंप्लेंट फाइल करने की टाइम लिमिट, अगर इंटरनल कमेटी अलाउ करती है तो। फिर है कि वेयर द अग्रीव वुमेन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट। क्यों वो अनेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ हर फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। या तो वो मर ही गई है तो कंप्लेंट कैसे करके जाएगी, तो क्या होगा, उसका जो लीगल एयर होगा या कोई भी और पर्सन जो कंप्लेंट कर सकता है उसके बिहाफ पे, तो वो कंप्लेंट कर देगा सेक्शन 9 में। ठीक है, तो सेक्शन 9 के एसेंशियल्स हम देखें तो एक तो है कि राइटिंग में होना चाहिए, 3 महीने के अंदर होना चाहिए डेट ऑफ इंसिडेंट से। 3 महीने के अंदर नहीं है तो क्या होगा, टाइम लिमिट एक्सीड कर सकती है लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी। मैक्सिमम 6 महीना हो सकता है टोटल फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। दूसरी चीज़ ये है कि पहली इसमें ये था कि अगर वो औरत नहीं कर पा रही है राइटिंग में कंप्लेंट, चेयरपर्सन या कोई भी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी या फिर अगर इंटरनल कमेटी तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी उसको हेल्प कर देंगे, असिस्ट कर देंगे। फिर क्या हुआ है कि अगर औरत मर गई है या इनकेपेसिटी है उसको फिजिकल या मेंटल, तो उसके लीगल एयर्स या कोई और पर्सन भी उसके तौर पर उसके बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकता है सेक्शन 9 में। फिर हम आते हैं सेक्शन 10 में। द इंटरनल कमेटी और एज द केस में भी द लोकल कमेटी में इंक्वायरी करने के पहले, इंक्वायरी का सेक्शन है सेक्शन 11, उसके पहले बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11 एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अग्रीव वुमेन। ठीक है, रिक्वेस्ट किसकी, अग्रीव वुमेन की। क्या आपने रिक्वेस्ट करी है टू सेटल द मैटर बिटवीन हर एंड द रिस्पोंडेंट थ्रू कॉन्सिलिएशन। तो ये जो कॉन्सिलिएशन की बात करी गई है कि इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी कॉन्सिलिएशन करेगी सेक्शन 11 की इंक्वायरी के पहले, इसमें मे वर्ड यूज़ करा गया है। मतलब अगर कमेटी को ठीक लगता है तो ही करेगी, बहुत ही सीवियर केस होगा तो कमेटी नहीं करेगी। और ये भी कब करेगी, जब रिक्वेस्ट आती है अग्रीव वुमेन की कि मुझे तो सेटल करना है मैटर जो भी हमारा है थ्रू कॉन्सिलिएशन, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने हैं। तो क्या होगा, ठीक है, तो कॉन्सिलिएशन हो सकता है। लेकिन इसमें यह भी कह दिया है कि कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट बेसिस नहीं हो सकता कॉन्सिलिएशन का। ऐसा नहीं हो सकता कि वो औरत पैसे ले ले और बोले कि चलो ठीक है हम 16 कर लेते हैं या सेटलमेंट कर लेते हैं।
फिर सेकंड चीज़ है कि वेयर द सेटलमेंट हैज़ बिन अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 1, यहाँ पे सेटलमेंट अगर हो चुका है तो जो इंटरनल या लोकल कमिटी है एज द केस में भी वो लोग क्या करेंगे, उस सेटलमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे एंड उसको फॉरवर्ड कर देंगे एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि आप इसके हिसाब से आप रिकमेंडेशन दे लो। तो ये सेटलमेंट रिकॉर्ड हुआ, फॉरवर्ड हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या एम्प्लॉयर को, और उसमें रिकमेंडेशन होंगे कि ऐसा ऐसा कर लो। द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में भी वो लोग क्या करेंगे, कॉपीज प्रोवाइड करेंगे ऑफ द सेटलमेंट एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 टू द अग्रीव्ड वुमेन। जैसे जजमेंट की कॉपी दी जाती है ना, वैसे ही सेटलमेंट की भी कॉपी दी जाएगी इन दोनों ही पार्टीज को। Fourth, where a settlement is arrived at under subsection 1, no further inquiry shall be conducted by the internal committee or the local committee as the case में भी। ठीक है, एक बार सेटलमेंट हो गया तो इंक्वायरी नहीं होगी, नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस मे बी। फिर आते हैं सेक्शन 11 पे, जहाँ पे कॉन्सिलिएशन हुआ नहीं या फिर कॉन्सिलिएशन करने का ट्राई तो किया पर सेटलमेंट नहीं हो पाया, वहाँ पे सेक्शन 11 काम आता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। इंक्वायरी में क्या लिखा है ये देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, द इंटरनल और लोकल कमिटी एज द केस में बी शैल वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉई। अगर रिस्पोंडेंट कौन है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर नहीं है, ये याद रखना। तो क्या करा जाएगा, इंक्वायरी करी जाएगी इनटू द कंप्लेंट, किसके द्वारा, इंटरनल या लोकल कमिटी के द्वारा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स। जो भी सर्विस रूल्स के प्रोविजंस है ना, उसके अकॉर्डिंग हमेशा इंक्वायरी होगी। एप्लीकेबल टू द रिस्पोंडेंट है वो सर्विस रूल्स, एंड वेयर नो सच रूल्स एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसे रूल्स हैं ही नहीं तो जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे होंगे। या फिर और इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक वर्कर, अगर डोमेस्टिक वर्कर के वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है तो द लोकल कमिटी शैल इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक वर्कर के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और लोकल कमिटी को लगता है कि केस तो सही है, तो वो क्या करेगी, कंप्लेंट जो ये आई है डोमेस्टिक वर्कर की वो पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी। कब फॉरवर्ड कर देगी, विद इन 7 डेज। 7 डेज कहाँ से गिनने हैं, जब से केस रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 509 ऑफ IPC एंड अदर, मतलब विद इन 7 डेज। ठीक है, कब से 7 डेज कहाँ से गिनने, 7 डेज जब से कंप्लेंट आई है वहाँ से। क्यों आप भेज रहे हो वैसे पुलिस को, तो पुलिस को हम भेज रहे हैं ताकि पुलिस क्या करे, 509 जो है ना IPC का, उसमें दर्ज कर ले कंप्लेंट FIR के तौर पर या कंप्लेंट की तरह। सेक्शन 509 IPC क्या है, कोई भी वर्ड जेस्चर या कोई भी कुछ बोलता है, क्यों बोलता है, फॉर आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, तो सेक्शन 509 ऑफ IPC का उल्लंघन होता है और वो पनिशेबल है। तो इसमें लोकल कमेटी क्या बोल रही है, लोकल कमेटी को चल लगता है कि कोई केस है तो वो 7 डेज़ के अंदर फॉरवर्ड कर देते हैं पुलिस को कि आप रजिस्टर कर लो 509 में केस, 509 का आएगा IPC का, एंड अगर कोई और रेलेवेंट प्रोविजंस भी लगते हैं IPC के तो आप लगा लो और ये केस रजिस्टर कर लो। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अग्रीड वुमेन इन्फॉर्म्स द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी as the case may be that any term or condition of the settlement arrived at under subsection 2 of section 10 has not been complied with by the respondent, the internal or local committee shall proceed to make an inquiry into the complaint or as the case may be forward the complaint to the police। तो यहाँ पे क्या हुआ, अग्रीड वुमेन बोलती है इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी को कि आपने जो कंडीशंस लगाई थी सेटलमेंट की, टर्म्स एंड कंडीशंस वो फेल हो गई है, वो फॉलो नहीं करी जा रही है उस पर्सन के द्वारा, सेक्शन 10 में जो आपने लगाई थी कॉन्सिलिएशन के दौरान। तो अब क्या करेगी इंटरनल कमिटी, वो उसे क्या करेंगी, इंक्वायरी कर लेंगी उसके अगेंस्ट, या फिर क्या करेंगी, उसको फॉरवर्ड कर देंगी कंप्लेंट को पुलिस को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर बोथ द पार्टीज आर एम्प्लॉयज, दोनों ही एम्प्लॉय है, औरत भी और रिस्पोंडेंट भी, तो पार्टीज क्या करेंगी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड एंड एक कॉपी दी जाएगी ऑफ द फाइंडिंग्स दोनों को ही, ताकि वो रिप्रेजेंटेशन दे पाए अगेंस्ट द फाइंडिंग्स बिफोर द कमिटी। सेकेंड चीज़ क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग अंडर सेक्शन 509 ऑफ IPC द कोर्ट में व्हेन द रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, जब रिस्पोंडेंट का कन्विक्शन हो जाता है, कोर्ट क्या बोल सकती है कि ऑर्डर क्या कर सकती है कोर्ट, पेमेंट ऑफ सच सम्स एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द अग्रीड वुमेन। ठीक है, तो पैसा ले सकती है कोर्ट और अग्रीड वुमेन को दे सकती है रिस्पोंडेंट का पैसा, हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। ठीक है,
थर्ड सबसेक्शन क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी, इनकी क्या पावर्स रहेंगी, ठीक है। अगर इंक्वायरी कर रही है लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी तो कुछ पावर्स तो दी गई होगी। पावर्स इनको दी है सिविल कोर्ट की, जो सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल कोर्ट के पास पावर है वही पावर्स इन्हें दी गई है। जैसे कि पावर किस चीज़ की, समन करने की। समन क्यों कर रहे हैं हम, ताकि उस पर्सन को क्वेश्चन किया जाए, एग्जामिनेशन ली जाए उसकी, तो समन करने की, और अगर वो नहीं आता है तो भी उसकी अटेंडेंस को कैसे भी एनफोर्स करने की, उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन लेने की ओथ पे, ये सब कर सकती है इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकती है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाह सकती है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाह सकती है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तीसरी, एनी अदर मैटर जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो। फिर फोर्थ चीज़ क्या कही है फोर्थ सबसेक्शन में, द इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज की लिमिटेशन दे दी कि हमारी इंक्वायरी 90 डेज में हो जानी चाहिए। तो सेक्शन 8 अगर हम देखें तो सेक्शन 11 अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या था, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट में कि अगर रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय होता है तो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी इंक्वायरी होगी, और अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इंक्वायरी करी जाएगी। अगर कोई केस है डोमेस्टिक वर्कर का, तो जो लोकल कमेटी है उसे लगता है कि प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है तो वो पुलिस को बोल देगी, 7 डेज़ के अंदर पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी वो कंप्लेंट, और बोलेगी कि 509 ऑफ आईपीसी में आप रजिस्टर कर लो केस, या फिर कोई भी और रेलेवेंट प्रोविजन अगर लगता है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, तो वो लगा के आप कंप्लेंट रजिस्टर कर लो। फिर ये कहा गया है कि अगर कोई अग्रीव विमेन है वो ये कहती है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन 10 में लगाई गई थी वो फॉलो नहीं हो रही हैं, सेक्शन 10 मतलब कॉन्सिलिएशन में वो फॉलो नहीं हो रही हैं, तो कमेटी इंक्वायरी करेगी इनटू द कंप्लेंट, और चाहे तो फॉरवर्ड कर सकती है पुलिस को वही की वही कंप्लेंट। प्रोवाइडेड फर्दर कि जहाँ पे दोनों ही पार्टीज एम्प्लॉयज़ होती हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है उन्हें ऑफ बीइंग हर्ड, और एक कॉपी दी जाती है फाइंडिंग्स की, ताकि वो उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर पाए। फिर ये कहा गया है कि सेक्शन 509 है आईपीसी का, फिर भी अगर रिस्पोंडेंट कन्विक्ट होता है तो क्या होगा, उसको हम ऑर्डर कर सकता है, मतलब कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप ऐसे सम्स देंगे अग्रीव विमेन को जो भी ऑर्डर में लिखे गए हैं। थर्ड चीज़ ये बता दी कि कमेटी की पावर्स क्या होंगी, तो वो सिविल कोर्ट की पावर्स होगी जब वो इस सेक्शन में काम करते हैं। तो सिविल कोर्ट की पावर्स मतलब समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मैटर्स। और फिर ये बता दिया है कि जो इंक्वायरी है सेक्शन 11 की ये हो जानी चाहिए 90 डेज में।